बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमास ने अब तक बहुत सारी वीडियोस जारी की हैं। जो नुकसान इजराइल के अंदर इस वीडियो ने जो आपकी स्क्रीन पर चल रही है इसने पहुंचा दिया है, आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इसने इजराइल को कितना डैमेज किया है। असल में इन्होंने इससे पहले बहुत सारी चीजें लिखी और कहा कि देखिए हम बचाना चाहते थे इनको, लेकिन नेतन्याहू ने कहा कि नहीं, हमने उनको मारना है, तो लिहाजा उन्होंने मार दिया। और ये तमाम लोग जो थे, जो हमारे पास महफूज थे, हंसी खुशी बातचीत कर रहे थे, अपना टाइम गुजारते थे, हमने इनको संभाल कर रखा था, लेकिन आपके वजीर आजम ने इसको मार दिया है और हम इस पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है क्योंकि हमारा कसूर नहीं था। हमास ने जो वीडियो जारी किया, ये सारे लोग उन्होंने कहा कि इनको नेतन्याहू ने मार दिया क्योंकि उन्होंने स्ट्राइक किया है किसी जगह के ऊपर, ये वहाँ पर थे और वो मारे गए। जाहिर सी बात है, जब ये मारे जाते हैं तो इसके साथ फिर हमास के अपने भी लोग मारे जाते हैं। ऐसा तो नहीं है, कुछ जगहों पर सुरंगों के अंदर वो हमला करते हैं, कुछ जगहों पर ऐसा भी होता है कि वो उनका आमना सामना होता है तो वो लड़ाई में मारे जाते हैं, क्योंकि जब देखते हैं कि वो इजराइल की फौजी आ रहे तो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करना होता है। अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक तरफ तो आपने ये देखा, दूसरी तरफ ये वीडियो देखिए। ये जो शख्स है, ये सारे फ्रांस की हुकूमत का डेलीगेशन था और ये इजराइल का अपोजिशन लीडर है। जब ये आपस में गुफ्तगू कर रहे थे तिल अवीव, तो तिल अवीव पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, सबसे बड़ा अब तक का हमला हुआ है। और इसमें इतने रॉकेट्स मारे गए हैं, इतने ज़्यादा रॉकेट्स मारे गए हैं कि कहा यह जा रहा है कि आज का हमला इजराइल पर अब तक का सबसे खतरनाक हमला था, जिसमें बारिश हो गई है रॉकेट्स की और वो आकर जाकर इनको लगे हैं। अब आप ये सोचिए कि इसके बाद इजराइल के अंदर क्या हो रहा है कि अब तो आपकी ना तो पार्लियामेंट महफूज है, ना आपके लोग महफूज हैं। और आप सोचिए ज़रा कि इस वक्त मामला ये था कि गुफ्तगू जारी थी हमारे के साथ कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं, हमें बताइए कि मामला कहाँ तक जाएगा, यानी क्या सूरत हाल पेश आएगी, क्या मामला होगा, चीज़ें कैसे चलेंगी। ये गुफ्तगू जारी थी कि डील करें, आप बातचीत करें, हम 3-4 हफ्तों के लिए जंगबंदी कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी बातचीत जारी थी और उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मामलात कितने ज़्यादा ख़राब हो गए उनके, कि इस वक्त ये सारे का सारा मलबा आकर इजराइल की फोर्सेस पर, नेतन्याहू पर गिर गया। और अवाम असल में इंतज़ार कर रही थी कि डील हो, बातचीत हो। उन्होंने कहा जी हमें पूरी जंगबंदी चाहिए। इजराइल यहाँ तक तैयार हो गया कि 3-4 हफ्ते के लिए जंगबंदी हम कर देंगे। आप ये देखिए कि लेटेस्ट जो इस वक्त रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक इजराइलियों ने कहा है कि उनकी जो कमाई है वो 20 से 30% गिर गई है, 30% तक गिर गई कमाई, और कुछ जगहों पर है कि 35-40%। देखिए बहुत सारी कंपनीज ने नौकरियों से निकाल दिया, लोगों को काम नहीं है उनका। जाहिर सी बात है, लेट से अगर मिसाल के तौर पर हम टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करें तो टूरिज्म इंडस्ट्री का तो वहाँ पर जनाजा निकल चुका हुआ है। दूसरा, कंपनीज अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर लेकर जा रही हैं, उन पर जो कंटेनर्स आते थे जल्दी पहुंचते थे, माल लदा होता था, वो माल इन तक पहुंच नहीं रहा। उसके बाद खुराक का बहरान ऐसा ऐसा शुरू हो गया, तेल की कीमतें आसमान पर चली गई हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। और बहुत सारी चीज़ों में कंपनीज ने बाइकआउट किया हुआ है जो इजराइल के साथ काम करती थी। करते करते इजराइल की जो पूरी आबादी है, बहुत सारी अक्सरियत जो है, वो तो इस इंतज़ार में बैठी है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो हम यहाँ से मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो आप ये सोचें कि एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर एक बड़ी लहर उठी हुई है। उस लहर के अंदर इजराइल की जो फोर्सेस हैं उनको बहुत ही ज़्यादा भयानक वक्त फेस करना पड़ा है। अब सोचिए कि सबसे बड़ा मामला ये था कि इजराइल के साथ एक डील हो रही थी और अवाम अब ये उनको कहेगी, देखिए जिनके घर वाले मरे हैं वो तो नेतन्याहू का गिरेबान चाक डालेंगे। और अब आप सोचें कि बाकी जो लोग हैं वो ये सोच रहे होंगे कि यार हमारे भी लोग कहीं मारे ना जाएं, आप इनको कहीं डील करें। अब इजराइल के पास चॉइस कोई भी नहीं रह जाएगी कि आपको इमीडिएटली उनके साथ डील करनी पड़ेगी। और वो डील में क्या कह रहे हैं, वो तो सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि डील अगर आपको करनी है तो इसमें आपको मुकम्मल जंगबंदी करना होगी, आप पूरी जंगबंदी करें तो फिर होगा। अब ये जब वीडियो रिलीज हुई तो इतनी तेजी से इजराइल के अंदर फैली है और इतना गुस्सा उनको है नेतन्याहू पर, क्योंकि अब इजराइल के अंदर वो डिमांड खत्म हो गई है। पहले नंबर पर ये डिमांड थी कि भाई आप पहले इनको मारे और कैदियों को लेकर,
अब उन्होंने देख लिया कि 76 दिन के बाद भी ये इस काबिल नहीं है कि कैदियों को ला सके, बल्कि एक एक करके स्ट्राइक करते हैं वो मारे जा रहे हैं। यही तो वजह थी ना जब इन्होंने कहा कि हम सुरंगों में पानी छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा कि भाई उसमें तो हमारे लोग मारे जाएंगे। और नेतन्याहू का तो वो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा गिरेबान पकड़ लेंगे, हम तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं अगर तुमने काम किया। तो करते करते सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि इजराइल के लिए इतना भयानक मामला हो गया, इतना भयानक मामला हो गया है कि अवाम वहाँ पर कह रही है कि हमने तुम्हें गिरेबान से पकड़ लिया है, हमने तुम्हें नहीं छोड़ना, किसी सूरत अब हम नहीं छोड़ना। और लोग इस वक्त शदीद गुस्से में है इसराइल के अंदर, इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। असल में टिपिंग पॉइंट आ गया है। वो कह रहे हैं कि तुम या तो जाओ उनके पास, उनसे बातचीत करो, इस जंग को खत्म करो, तुमसे जंग। देखिए उन्होंने इनको पहले कहा कि या तो आप उनको मारिए, इन्होंने कहा जी हम मार देंगे। आप 76 दिन बाद भी नहीं मार पाए। जब आप उनको मार नहीं पाए, आप उनके साथ कोई मामला नहीं करे, कोई चीज आप करने को तैयार नहीं, आपकी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आपके पास सुलह का कोई ना कोई तो रास्ता होगा। देखिए वो क्या करें, उनके इन्होंने 22 से 24 हज़ार बंदा मार दिया। अब उनके घर वाले भी हैं, जाहिर सी बात है इन्होंने अब आगे प्लान क्या करें। इजराइल साथ में कह रहा है कि महमूद अब्बास को कि असल में हम हमास को वहां से खत्म कर रहे थे, तुम आ जाओ वहां पर। यानी आप ये सोचे उसको ये बर्दाश्त नहीं है कि इनको हमने रखना। वो कह रहे हैं कि किसी तरह हमारा वो प्लान बीच में बच जाए। आप ये सोचें कि अमेरिका के अंदर ये बातचीत होना शुरू हो गई है कि नेतन्याहू सिर्फ अपने आप को बचा रहा है और अपने आप को बचाने के लिए उसने पूरे का पूरा मुल्क आग में धकेल दिया है। अब आज आप सोच लें कि अगर आपकी पार्लियामेंट के अंदर आपका ऑफिसेज जो हैं या लाउंजेस जो हैं या वो जगह जहाँ पर मीटिंग्स होती है, अपोजिशन लीडर बैठकर मुलाकात कर रहा है और आप ये सोच लें कि मुलाकात के दौरान ऊपर से सायरन बजते हैं कि रॉकेट आ रहे हैं और सारे वहाँ पर छोड़कर बाहर जा रहे हैं, तो आप बता दें कि आपने 76 दिन के बाद भी इस जंग के अंदर से हासिल क्या किया है। खाली ये बात नहीं है, इजराइल के अंदर जो कंपनीज हैं वो इतना ज़्यादा इस बात पर कोफ्त का शिकार हो गई हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोग बेजार हो चुके हैं। देखिए इस वक्त हालत ये है कि आज हमास ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा है कि आज की सिर्फ उन्होंने बात की है कि आज हमने 7 गाड़ियां अब तक इनकी तबाह कर दी हैं और इसमें बहुत बड़ी तादाद के अंदर इनकी फौज के लोग थे और हमने वो भी तबाह कर दी। अब आप ये सोचिए कि इस सारे मामले पर कल भी उन्होंने ये बात की, आज भी उन्होंने कहा कि हमारे हाथ के अंदर इनके असला लग गया है, हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें लग गई हैं और हम इनको अब सबक सिखाएंगे। जब आपका मामला ये हो जाए कि आपके पास सूरत हाल कुछ ना हो, आप ये देखिए कि उधर यमन ने इनका नाटका ऐसे बंद किया हुआ है कि आप देखिए यमन ने ये जो सारा मामला हुआ है, इस वक्त रशिया के कंटेनर्स जो जा रहे हैं वो तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। यानी वो जा रहे हैं, उनका माल जा रहा है, वो स्पीडअप हो गया काम, डिमांड बढ़ी है। क्योंकि यहाँ से देखिए एक अगर आपको शिप जाकर मिलता है 50 दिन के बाद, एक कंपनी आपको माल दे रही है जो आपको 10 दिन में मिल जाएगा और आपको रेट भी मुनासिब मिलेगा, तो जाहिर सी बात है वो कंपनी देगी। ईरान के शिप जा रहे हैं, रशिया के जा रहे हैं और उधर चाइना के जा रहे हैं, बाकी ममालिक के जा रहे हैं, इसराइल के नहीं जा रहे। उधर अमेरिका ने कहा है कि हमने हूथियों पर हमला करना है, यमन पर। उन्होंने कहा है कि अगर तुम हमला करोगे, अभी तक तो सिर्फ इसराइल का, फिर अमेरिका की जो कंपनीज के शिप है हम उनको भी टारगेट करेंगे। यानी आप ये देखें कि इसराइल की शायद कम हो, अमेरिका की तो बहुत सारी कंपनीज जो है वो उनके जो शिप है वो यूज़ करती हैं, तो वो उनके जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। तो जब ये हो जाएगा तो अमेरिका की जो यानी ट्रैफिक है इतनी बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी कि डिमांड बढ़ जाएगी कि जी चाइना और चाइना के साथ साथ जो रशिया है उनके चिप्स हैं, उनकी कंपनीज आगे बढ़े, उनको ये कुछ नहीं कहते। तो करते करते तो सूरत हाल का लेवल ही आ जाएगा कि इसराइल के लिए तो मामला ख़राब होगा। साथ खाली इसराइल नहीं, फिर उसके बाद जो जो मुल्क यमन के साथ लड़ाई में कूदेगा उनके लिए भी। अब आप बताइए 3-4 दिन हो गए हैं कि अमेरिका ने ऐलान किया है भाई हम आ गए हैं, हमने यमन के साथ आकर 2-2 हाथ करने हैं। तो यहाँ पर इनसे एक सवाल है कि अभी तक आपने इन पर हमला क्यों नहीं किया, हमला आप क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि अभी तक अमेरिका के पास कोई जरूरत नहीं है, हालात नहीं है कि वो अगर इन पर हमला करे, कोई ऐसा काम करे। इसराइल का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये पैदा हुआ है कि उन्होंने अपने बंदे छुड़वाने का जो सिलसिला था उसमें बड़ी नाकामी हुई है। वरना आप ये देखें कि वो वीडियोस जारी करें, वो आम लोग जिनके लोग गए हैं और जो यहाँ पर रहना चाहते हैं वो सब कह रहे हैं कि ये फोर्सेस नाकाम हो गई है, ये बुरी तरह नाकाम हो गई है। हमने सोचा था कि हमें बचाएंगे, लेकिन इनमें वो पावर ही नहीं है, इनका वो लेवल ही नहीं है कि ये आकर हमें बचा सके।
तो इसराइल में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल हालात तो कंपनीज के हैं, उन लोगों के हैं, वो सारे कह रहे हैं कि सारे का सारा लेवरेज इनको मिल रहा है। आप जानते हैं कि ईरान, चाइना और रशिया, इस वक्त इनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है वो आसमान पर जा रहा है। चाइना और रशिया को क्या चाहिए था? देखिए, एक अंधे को क्या चाहिए होता? दो आंखें। चाइना और रशिया को क्या चाहिए था? ऐसे ममालिक जो अमेरिका के सामने खड़े हो सके, जो यूरोप की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो सके। उन्होंने देखा है कि इस वक्त जो नॉन वेस्टर्न ऑयल टैंकर्स हैं उनको तो किसी सूरत की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जा रहे हैं, उनका तेल भी जा रहा है, वो सब कुछ है। और जो काम हम नहीं कर सके थे अमेरिका के खिलाफ, वो काम इन यमनियों ने कर दिया है। उन्होंने तो इनको गले से पकड़ा हुआ है। हमास ने ऐलान साथ किया ये वीडियो जारी करके, उन्होंने कहा कि अगर इजराइल चाहता है कि ये कैदी जिंदा रहें तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली वन ऑप्शन। उसने कहा कि इट हैज नो अदर ऑप्शन बट टू एंड द वॉर। कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है कि इस जंग को खत्म करे। अब आप ये सोचिए कि उन्होंने कहा है कि अगर इजराइल अपने बंदे ले जाना चाहिए, ये असल में उन्होंने किसको पैगाम दिया है? ये उन्होंने मुसाद को नहीं पैगाम दिया, उनको पता है ये बात। ये उन्होंने इसकी इसराइल की आर्मी को भी पैगाम नहीं दिया, ये उन्होंने इसराइल की आवाम को पैगाम दिया है कि आप अगर अपने लोग बचाना चाहते हैं तो दबाव डालें अपनी हुकूमत पर कि इस जंग को खत्म करें। अब मामला ये है कि अब जो लोग सड़कों पर इजराइल के खिलाफ आ रहे हैं वो ये डिमांड साथ कर रहे हैं, जंग को खत्म करो, इनफ इज इनफ हो गया है हमारी। देखिए, पहली मर्तबा इकोनॉमिकली इजराइल को हिट किया जा रहा है। देखिए, 1948 में इन्होंने जंग जीती, उसके बाद 1949 के अंदर ये मामला हुआ, 1967 में गए, 1974 में गए, आज तक मुसलमान शिकस्त खाते आ रहे थे। ये पहली मर्तबा हुआ है कि इसराइल को उसकी हीट फील हो रही है, उसको पूरे वर्ल्ड के अंदर मुखालफत का सामना करना पड़ा है। और सबसे बढ़कर इजराइल कह रहे जी नहीं, हमारे जब तक पूरे गोल्स अचीव नहीं हो पाते तब तक हम ये काम नहीं करेंगे, हमने वो काम नहीं करना, हमने तारीख से सबक सीखना है। जो कौम में बुज़दिल हो जाती है वो फिर यानी असल में वो अपनी आवाम को तैयार मेंटली तौर पर कर रहा है कि कुछ नहीं होता, दुनिया के अंदर लोगों की तबाही होती है, क्या हो गया अगर लोग मर गए हैं। लेकिन वो ये नहीं ना बता रहा कि आम लोग हैं वो। अगर नेतन्याहू का बेटा मियामी बीच के ऊपर जश्न मना रहा है, पार्टीज कर रहा है लड़कियों के साथ, शराबे पी रहा है, तो उनको क्या मसला है? उन्हें कहा कि तुम आकर लड़ाई करो ना। नेतन्याहू का बच्चा क्यों नहीं आकर लड़ा? सारे रिजर्व फौजी आपने बुलाए हैं तो आप उनको भी बुलाए। तो ये सूरत हाल तो इसराइल के लिए खतरनाक है कि अवाम वहां पर आवाजें उठा रही और वो डिमांड कर रहे हैं उनसे कि यार तुम लोगों ने मजाक बनाया, या तो तुम्हारे पास इतनी काबिलियत होती कि तुम इनको खत्म कर देते, बंदे छुड़वा कर ले आते। 76 दिन बाद भी ये हालत हो रही है कि तुम्हारी अपनी पार्लियामेंट के ऊपर से मिसाइल जा रहे हो, तुम्हें मीटिंग खत्म करनी पड़ी है। यानी इसका मतलब है कि तुम्हारी बस हो चुकी है, या तो आपने उनके सारा सिस्टम तबाह कर दिया तो चले समझ आती है कि उन्होंने हमले किए, आपने उनका हथियार चीजें। वो उल्टा वीडियोस जारी कर रहे हैं कि देखो हम सुरंगों से बैठकर हथियार बना रहे हैं। यानी आप सोच लें, उन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के अंदर स्ट्रेटजीज जो यूज की हैं वो उस मौके के ऊपर आकर वीडियोस और डाटा रिलीज करते हैं जहां पर उनको लगता है कि सबसे ज्यादा जाकर हिट कर सकता है। और वो डाटा उन्होंने कब रिलीज किया है? कि जब अवाम उनकी कह रही थी कि जी आप जानते हैं कि ये मुसाद का जो चीफ है ये कतर गया और उससे पहले इसका दौरा कैंसिल हो गया था। अवाम सड़कों पर आ गई इसराइल की, उन्होंने कहा नहीं इनको लेकर जाओ, कतर जाएगा वो, और वहां पर जाकर बातचीत करें। क्यों दौरा किया? पहली मर्तबा हुआ। आप बताइए, इंटेलिजेंस चीफ का अवाम से ताल्लुक क्या होता है? उसकी तो कोई इंटरेक्शन नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो सारा हुआ। तो अवाम सड़कों पर आई, उसके प्रेशर आया और वो ये गए वहां पर और कहा जाकर बातचीत करो। अब वो बातचीत की सूरत हाल है, वो अपनी अवाम को बता रहे हैं कि हमास ने हमसे डिमांड की है कि इस जंग को खत्म करो। अवाम कहती है भाड़ में जाओ, तुम और तुम्हारे लोग जाए, करो इस जंग को खत्म, हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी इकॉनमी चाहिए, हमें खाना चाहिए, हमें चीज़ें चाहिए। देखिए, आम बंदा जो होता है उसका कंसर्न क्या होता है? उसका ये कंसर्न होता है कि मुझे खाना मिल जाए, मेरी रोटी चले, मेरा कारोबार चले, मेरी चीज़ें चले। इजराइल की जो शिपिंग कंपनीज हैं उनका कोई कंसर्न है इस चीज़ से कि ये काम हो जाए वो हो जाए? आप बताइए उनको क्या चाहिए? उनका तो काम चले, धंधा उनका चले। आप सोचे, इस दफ़ा यमन ने उनको वो नुकसान पहुंचाया है जो इजराइल को कभी कोई नहीं पहुंचा सका था। यही तो वजह है कि यमन इस वक्त रशिया और चाइना और ईरान की आंख का तारा बना हुआ है। और बहुत सारे मुस्लिम ममालिक भी कह रहे हैं कि यार कोई तो उठकर खड़ा हुआ है। ये असल कहानी इस वक्त सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट है। इजराइल के मामलात काफ़ी हद तक ख़राब हैं। इसराइल को ये चीज़ लग रही है कि अगर हम जिस सिचुएशन में इस वक्त खड़े हुए हैं, यहाँ पर अवाम का दबाव अगर हम पर आता है तो हम सारे का सारा मामला
अपने हाथ से पूरी तरह तबाह कर देंगे। और अवाम को वो चाह रहे हैं कि किसी तरह हम पर दबाव ना डालें, लेकिन अब मामला ये हो चुका है कि दबाव तो पड़ना है, और वो दबाव इस वक्त इसराइल की जड़ें खोखली करने के लिए काफ़ी हो चुका है, और ये सूरत हाल इसराइल के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।